हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आपका एक सब्जेक्ट है फाइनेंस फॉर एवरीवन। ये सब्जेक्ट आपका 1, 3 और 5 तीनों सेमेस्टर में आपका सेम सब्जेक्ट है। ठीक है, एक तरह से ही आपका कॉमन सब्जेक्ट है, बार बार रिपीट होता है आपका। तो पहले, तीसरे और पांचवें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाली है। अगर आप लोगों के पास ये सब्जेक्ट है, आपने चुना है इस सब्जेक्ट को, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो के बेसिस पर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किन चीज़ों के ऊपर पढ़ना है, ये सब्जेक्ट में रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं, क्योंकि हम पिछले जो 5 बार के क्वेश्चन पेपर हैं उनको लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। उसमें से हमने रिपीटेड क्वेश्चन को निकाला है जो कि बार बार रिपीट होते हैं। 2, 3, 4 बार जो भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो हम लेकर आए हैं, जिनके इस पेपर जो कि आपका अभी होने वाला है जल्द ही एग्जाम, उस पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। ठीक है, आप पहले, तीसरे, पांचवें किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, कोई मैटर नहीं करता, आपका पेपर जो है सेम ही रहेगा इस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अपकमिंग वीडियोस के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, हमारी वेबसाइट collegeMaterial.in लाइव हो चुकी है। इस एक वेबसाइट पर ही आपको कॉलेज से रिलेटेड सारी की सारी जो हेल्प है वो मिल जाएगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे 100+ नोट्स जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी कर सकते हैं फ्री में। क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराए गए हैं फ्री में 400 से ज़्यादा। ठीक है, आप लोगों के लिए 800 से ज़्यादा जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल करा दी गई हैं। प्रीमियम नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। साथ के साथ हमारे जो सारे नोट्स हैं वो प्रीमियम, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अदरवाइज आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो वो सिर्फ हमारी वेबसाइट पे आप फ्री में पढ़ सकते हैं। सिलेबस हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको हर एक सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ देखने को मिलेगा जल्दी। और हमारे जो व्लॉग्स एंड टिप्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे के सारे हमारे लेटेस्ट नोट्स हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारे लेटेस्ट जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेबस रिलेटेड चीजें चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रीमियम नोट्स हैं और हर एक चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो आइए इस वेबसाइट को एक बार विजिट करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे हमारा 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी और सी। ठीक है, सेक्शन ए में वो सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं, जैसे हाईली रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, हम क्वेश्चन देखेंगे, उसका टॉपिक कौन सा क्वेश्चन उससे बना है, रिपीट किस प्रकार से हुआ है, वो सारी चीजें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका रिपीटेड टॉपिक जो कि है वित्तीय साक्षरता, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं अगर कहूँ, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड टॉपिक आपका पूछा ही जा सकता है आपके इस वाले एग्जाम में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये देखते हैं। वित्तीय साक्षरता वित्तीय अवधारणाओं को समझने और धन के बारे में सूचित निर्णय लेने की क्षमता है। उपयुक्त कथन के संदर्भ में वित्तीय साक्षरता पर चर्चा की जाए। देखिए, ये एक स्टेटमेंट दी गई है और इस स्टेटमेंट को पढ़कर आपको क्या बताना है, आपको जो वित्तीय साक्षरता होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी, उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ऐसा है कि आप लोग जो आपका खर्च है, पूरा बजट है, उन सबको हिसाब किताब रखना, मतलब आपको फाइनेंशियली जो है एजुकेशन एजुकेशन हो। ठीक है, वो सारी चीजें। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन, यही क्वेश्चन रिपीट होता है, जो आपका है स्टेटमेंट दे दी गई है। स्टेटमेंट क्या है कि वित्तीय साक्षरता दीर्घकालिक, मतलब लॉन्ग टर्म जो वित्तीय स्थिरता है उसकी रक्षा करता है। क्या आप इस बात से सहमत है? यदि हाँ तो वित्तीय साक्षरता के महत्व और दायरे के बारे में बात करिए। ठीक है, तो वित्तीय साक्षरता वाला जो टॉपिक है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है आपके इस बार के एग्जाम में। बात करें वित्तीय साक्षरता से रिलेटेड, तो इसमें क्या है, इसमें आपको बताना है कि वित्तीय साक्षरता का मतलब पैसों को समझना है, मतलब जो आपके पास पैसा है उसको समझना है कि भाई उसमें बचत किस प्रकार से है, निवेश किस प्रकार से कर सकते हो आप लोग। ठीक है, बीमा किस प्रकार से है, टैक्स रिलेटेड जानकारी आपको होनी चाहिए, आपको बजट बनाना होगा अपना, जो पैसे हैं उसके खर्च का, ये सारी चीजें। ठीक है, किस में आती हैं? ये आती हैं आपकी वित्तीय साक्षरता में। ठीक है, और जो भी जोखिम है, ऐसा होता है ना कि हम एकदम से फाइनेंशियली इमरजेंसी आ जाती है, तो उन सब चीजों के लिए भी पहले से ही तैयार रहना वित्तीय साक्षरता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बताया गया, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। आप देख सकते हैं कि भाई इसमें से फाउंड जो फाइनेंशियली रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपका दूसरा क्वेश्चन है मॉर्गेज से रिलेटेड। ठीक है, कुल बार पूछा गया, ये 3 बार आ चुका है, ये वाला जो क्वेश्चन है मॉर्गेज से रिलेटेड, ये 3 बार आ चुका है। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहले मैं आपको मॉर्गेज का मतलब बता देता हूँ। मॉर्गेज का मतलब है, देखिए, एक लोन होता है। ठीक है, एक ऐसा लोन जिसके द्वारा आप लोग एक घर खरीदते हैं और वो घर आपका कोलेटरल, मतलब कि होता है ना कि गिरवी रख देते हैं कि भाई हमें वो है। अब आप इसको समझिए, जैसे कि आप बैंक के पास गए, ठीक है, आपने लिया लोन, लोन ले लिया। ठीक है, उस लोन से आपने खरीदी प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब बैंक ने आपको लोन दिया, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, ये आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब सपोज करिए कि ये आपकी प्रॉपर्टी है और
बैंक के पास ये प्रॉपर्टी क्या रखी है, गिरवी रखी हुई है, क्योंकि लोन तो बैंक ने दिया था तो बैंक ने प्रॉपर्टी गिरवी रख ली अपने पास। जब तक आप लोन को रीपे नहीं करते तब तक जो बैंक है वो आपकी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ेगा, और जैसे ही आप प्रॉपर्टी को पूरा कर देंगे, जो लोन है उसको पूरा कर देंगे, प्रॉपर्टी छूट जाएगी। बट अगर आप किसी कारणवश लोन पूरा नहीं कर पाते, पैसे नहीं देते, तो क्या होगा, बैंक आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको मॉर्गेज कहते हैं। ठीक है, मॉर्गेज कहते हैं। अब देखते हैं मॉर्गेज। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आता है। एक बंधक गृह ऋण, ठीक है, बंधक गृह ऋण हिंदी में आप समझ सकते हैं, बंधक गृह ऋण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये क्या है, एक बंधक क्या है, गृह ऋण मतलब होम लोन का क्या है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है। उपयुक्त कथन के आलोक में बंधक का अर्थ स्पष्ट करते हुए दृष्टि बंधक, बंधक और गिरवी के बीच में आपको अंतर बताना है। किन किन चीजों के बीच में, देखिए यहाँ पे amortgage is a critical important part of a home loans. In light of the above statement, explain the meaning of importance of mortgage, distinguish between hypothecations, mortgage and pledge। इन तीनों के बीच में आपको जो अंतर है वो भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। यही क्वेश्चन आपका एक बार और रिपीट होता है, यहाँ पे फिर से आपको स्टेटमेंट दी गई है, सेम स्टेटमेंट विद सेम क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी में भी सेम जो है जो ट्रांसलेशन है वो भी सेम यही है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है कि चेंज अलग क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे मॉर्गेज का मतलब पता होना चाहिए। उसके बाद भाई जो आप कह सकते हैं ना कि तीन तरह के दृष्टिबंधक, बंधक और गिरवी, इन तीनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इनके बीच में अंतर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रिपीटेड है। आप टॉपिक में आपको बता देता हूँ, आपका टॉपिक है ये, टॉपिक क्या है ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। इन तीनों टॉपिक के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए, तभी आप लोग आंसर बना के लिख पाएंगे। मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन एंड प्लेज। ठीक है, ये तीन, हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज, मॉर्गेज एंड प्लेज, ये तीन चीजें आपको बतानी चाहिए। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि मॉर्गेज का मतलब होता है घर या जमीन जैसी इंप्रूवेबल प्रॉपर्टी पर लोन सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब आपका जो जमीन है वो एज ए सिक्योरिटी बैंक के पास रखी रहेगी। ठीक है, जब आप लोन उठाएंगे तो। बट आप जब लोन लेने जाते हैं, आपने अगर प्रॉपर्टी बाय नहीं कर रखी है, तो आप उस लोन के पैसे से डायरेक्ट प्रॉपर्टी बाय करेंगे और प्रॉपर्टी फिर बैंक के पास लोन के तौर पे रखी रहेगी। तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब हाइपोथिकेशंस का मतलब होता है मूवेबल एसेट, जैसे कि व्हीकल पर चार्ज पोजीशन बाय ब्रोअर के पास। ठीक है, अब क्या होता है कि हाइपोथिकेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा, मतलब आप उस पैसे से क्या लेंगे, मूवेबल एसेट, एसेट जो कि चल सकता है, मूव हो सकता है, व्हीकल जैसे गाड़ी, कोई दो पहिया वाहन, फोर पहिया वाहन, इस प्रकार से। ठीक है, और प्लेज का मतलब होता है मूवेबल एसेट लेंडर के पास रख दिया जाता है। प्लेज का मतलब होता है कि मूवेबल एसेट जो है लेंडर के पास रख दिया जाता है। जैसे कि आपने गाड़ी है, ठीक है, आप अपने गाड़ी के बेसिस पर क्या ले रहे हैं, थोड़ा सा अमाउंट ले रहे हैं किसी से, तो आप जो जिससे भी अमाउंट लेंगे वो आप गाड़ी उनके पास रख देंगे। तो ये सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मतलब जो डिटेल है वो दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इजीली समझ पाएंगे। आपका अगला आता है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि तीसरा है वो है, उसका टॉपिक क्या है, बीमा अनुबंधन, अनुबंध का सिद्धांत, के सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये आपका दो बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन किस टाइप से आता है, एक बीमा अनुबंध की आधारशिला अत्यंत सद्भावना का सिद्धांत है, क्या आप सहमत हैं, एक बीमा अनुबंध के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अ फाउंडेशन, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ अपमोस्ट good faith. Do you agree? Elaborate the difference, different principles of a insurance contract। ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, यही क्वेश्चन एक बार और रिपीट होता है, किसमें, बीमा अनुबंध की नींव अत्यंत सद्भावना के सिद्धांत पर रखी गई है। बीमा अनुबंध के विभिन्न जो सिद्धांत है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। अब समझिए कि भाई किस प्रकार से, वाई ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये फिक्स थ्योरी बेस्ड ऑन यूनिट, ये आपके यूनिट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं कि राइट प्रिंसिपल लाइक अपमोस्ट फेथ, इनक्यूरेबल इंसर्ट, इंडिमिटी, प्रॉक्सिमिटी, क्योज, कॉज, ठीक है, सबोगेशन, कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीज आपको इसमें बतानी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेस्ड करता है, इसका जो टॉपिक है वो है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किस तरह से काम करता है, उसके बारे में जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारी चीज आपको बतानी चाहिए। ठीक है, दो बार आपका ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दी गई, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि आपका पोस्ट ऑफिस बचत योजना, जो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड दो बार आपका रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन क्या आता है कि डाकघर द्वारा दी जाने वाली विभिन्न जमा योजना कौन कौन सी। ठीक है, मतलब आप पोस्ट ऑफिस जो है उसके अंतर्गत जमा योजना मतलब सेविंग स्कीम कौन कौन सी अवेलेबल है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। सेविंग के लिए स्कीम्स कौन कौन सी अवेलेबल है।
ठीक है, वो आपको यहाँ पे बतानी होंगे। यही क्वेश्चन एक बार और फिर पूछा जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय डाक द्वारा शुरू की गई किन्हीं 4 लोकप्रिय योजनाओं के बारे में विस्तार से बताइए, साथ ही इनके लिए कर निहारती भी बताइए। ठीक है, अब समझिए कि भाई पिछले 4 साल के अंतर्गत जो भी पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस इंडियन पोस्ट ऑफिस ने जो भी स्कीम्स को लॉन्च किया है, ठीक है, वो आपको बताना है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है ऐसे स्कीम्स, साथ के साथ जो स्टेट टैक्स है उसके इम्प्लीकेशंस भी आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, स्टेट टैक्स जो है वो, तो ये हो जाता है। ये वाला आपका क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, डाक जो पोस्ट ऑफिस में जमा करने की योजनाएं हैं उससे रिलेटेड, और जो भी स्कीम पोस्ट ऑफिस ने चलाई है उससे रिलेटेड। तो आपको इन टॉपिक्स को भी पढ़ के जाना होगा कि भाई पोस्ट ऑफिस ने क्या क्या स्कीमें चलाई है, क्या क्या काम करे हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे योजना का नाम, मुख्य विशेषता, सुरक्षा, टैक्स लाभ, ये सारी चीजें आपको आंसर में लिखनी होगी। पहले आप बताएंगे योजना का नाम, ठीक है, फिर वही योजना के मुख्य विशेषताएं क्या है, योजना क्या काम करती है, किस तरह से काम करती है, ठीक है, योजना में कितनी हेल्प मिलती है लोगों को, ये सारी चीजें। उसके बाद उसकी सुरक्षा क्या है, ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड, सेफ्टी रिलेटेड चीजें, और उसके बाद टैक्स के ऊपर क्या लाभ मिलेगा इस योजना के तहत, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाता है। ठीक है, अब आपका आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन ए खत्म हो गया, सेक्शन बी देखते हैं। तो यहाँ पे आपके वो क्वेश्चन जो कि रिपीट हुए हैं बट कम बार। ठीक है, यहाँ पे भी 2 बार से 2 बार तो लगभग क्वेश्चन रिपीट हुआ ही है, तो आप उसको देख लेते हैं। पहले एक कोई आपका जो टॉपिक बनता है रिपीटेड, वो बनता है बजट, उसका अर्थ और उसके प्रकार से रिलेटेड, बजट मीनिंग और उसका टाइप। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बजट का तात्पर्य भविष्य की एक निश्चित अवधि के दौरान राजस्व और व्यय के अनुमान से है। इस कथन के आलोक में विभिन्न प्रकार के बजट के बारे में विस्तार से बताइए। आप समझिए कि भाई बजट का तात्पर्य क्या है। बजट का तात्पर्य है कि भविष्य की एक निश्चित अवधि के दौरान, मतलब भविष्य इन फ्यूचर में एक निश्चित, मतलब एक होता है ना कि भाई 5 साल के लिए हम बजट बना रहे हैं भारत में। अगर भारत का बजट देखें तो वो हर साल के लिए आता है, मतलब पूरे 1 साल के ड्यूरेशन में जितना भी हम लोग पैसा है, मतलब हमारे पास जो सेविंग्स है, रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, इन दोनों को हम पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि भाई हम, अब मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, कोई भारत का बजट आता है, ठीक है, एजुकेशन पे कितना खर्च करा जाएगा ये पहले से ही बताया गया होता है। अब फाइनेंस पे, मतलब हम जो कह सकते हैं कि डिफेंस पे कितना खर्च करा जाएगा ये पहले से बताया होता है, इंडस्ट्री लेवल पर कितना खर्च करा जाएगा ये, और जो हम पब्लिक डोमेन्स में खर्च करते हैं वो, तो ये सारा क्या होता है पहले से ही निश्चित होता है कि भाई इतने टाइम के लिए हम ये सारा पैसा जो हमारे पास है, इतने टाइम के लिए इतना इतना पैसा हम इन इन सेक्टर्स में खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाती है स्टेटमेंट। इस कथन के आलोक में विभिन्न प्रकार के जो बजट है, उन बजट के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार और आता है कि बजट वित्तीय संसाधनों और गतिविधियों को रणनीतिक लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ जोड़ता है। बजट तैयार करने में महत्ता की प्रक्रिया, महत्ता और प्रक्रिया जो है वो आपको यहाँ पे बतानी है। बजट प्रकार तैयार करने के लिए भाई जो भी काम होते हैं, जो पूरी प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस बताने और उसकी प्रोसेस बतानी। महत्ता का मतलब इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पे, तो कि भाई इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका प्रोसेस क्या है, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। बजट का मतलब क्या है, इनकम एक्सपेंसेस प्लानिंग, जिसमें आ जाता है कि बैलेंस्ड, सरप्लस, डेफिशिएट, जीरो बेस्ड, ये सारे बजट के टाइप हो जाते हैं। उसका गोल प्रोसेस क्या होता है, गोल सेट करेंगे सबसे पहले, फिर हम एस्टिमेटेड इनकम देखेंगे, फिर हम प्लान देखेंगे एक्सपेंसेस का, उसके बाद उन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपके बजट के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आता है आपका ई बैंकिंग से रिलेटेड, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से रिलेटेड, जो कि आपका 2 बार रिपीट हो चुका है, तो इस बार भी आने के चांसेस इसके काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भविष्य की लहर है, ये एक स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भविष्य की लहर है। बैंकों द्वारा दी जाने वाली ई बैंकिंग सर्विसेज, सेवाओं के विभिन्न लाभों और प्रकारों की सूचना बनाइए। ठीक है, बैंक के द्वारा जो भी आपको ई बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करी जाती है, तो ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से लाभ आपको मिलते हैं, कौन कौन से प्रकार मिलते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो क्लियरिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। ये शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, तो ये क्वेश्चन हो जाता है कि ई बैंकिंग प्लस ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इज अ मॉडर्न फाइनेंशियल थीम, एग्जामिनर टेस्ट बेनिफिट्स एंड टाइप। ठीक है, अब देख सकते हैं अब इसमें कौन कौन से टाइप आ जाते हैं भाई। ई बैंकिंग में यूपीआई आ जाता है, नेट बैंकिंग आ जाता है, मोबाइल बैंकिंग आ जाता है, कार्ड्स आ जाता है, ईसीएस आ जाता है। ठीक है, एडवांटेज क्या होते हैं भाई, स्पीड मिल जाती है हम लोगों को, कन्वीनियंस होता है, बैंक बार बार नहीं जाना पड़ता पैसे निकालने या डालने के लिए या फिर किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, हम सारी की सारी पेमेंट जो है ट्रैक कर सकते हैं, लो कॉस्ट है, मतलब सस्ते में हो जाते हैं सारे काम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये उसके हो जाते हैं। फिर यहाँ पे आपका जो ई बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई बैंकिंग, आप इसको अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, समझ के जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7।
जो कि है लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। टॉपिक है आपका लाइफ इंश्योरेंस, ये आपका 2 बार रिपीट हो चुका है। टॉपिक की में बात करें तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी गई है, जीवन बीमा आजकल हमारे जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। क्या आप सहमत हैं? जीवन बीमा पॉलिसी लाने क्यों महत्वपूर्ण है? जीवन बीमा पॉलिसी लेना क्यों महत्वपूर्ण है? लाना नहीं, लेना। ठीक है, देखिए एक स्टेटमेंट दी गई कि भाई जीवन बीमा क्या है आज के टाइम में हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछना है कि क्या अगर आप सहमत है तो आपको अपना आंसर देना है। ठीक है, और दूसरा कि जीवन बीमा लेना क्यों महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमें एक अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस को बाय कर लेना चाहिए। भारत में उपलब्ध जीवन बीमा के विभिन्न प्रकार क्या है? ठीक है, भारत में जितने भी जीवन बीमा के प्रकार उपलब्ध है वो आपको यहाँ पे बताने, उन टाइप्स की बतानी है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। फिर ये जो डाक जीवन बीमा, एक आपका शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आता है, डाक जीवन बीमा। ठीक है, ये आपका पोस्ट ऑफिस में एक जीवन बीमा होता है, उससे रिलेटेड है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर। अब देखें तो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्यों है, मतलब लाइफ, मतलब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखें तो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है प्रोटेक्शन, सेविंग। ठीक है, इसमें टाइप्स कौन कौन से आते हैं? टर्म, इंड्रूमेंट, यूएलआईपी, मनी बैंक, ये सारे टाइप होते हैं किसके? इंश्योरेंस के। तो ये आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। आपके पार्ट सी में आते हैं वो क्वेश्चन जो कि ज़्यादा बार पूछे नहीं गए या कह सकते हैं एक बार, बट आपका रिपीट होने के चांसेस उनके भी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन सिलेबस में वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्ट के नजरिए से, तो वो देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन बनता है, म्यूचुअल फंड बाजार जोखिम के अधीन है, इससे आप क्या समझते हैं? ठीक है, आपने देखा होगा टीवी पे ऐड आते हैं जब भी आप लोग स्टॉक्स मार्केट में चेक करते हैं, तो म्यूचुअल फंड क्या आता है कि मैं लिखा आता है कि म्यूचुअल फंड बाजार के बाजार जख्मों के वो जोखिम के अधीन है, मतलब कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप इस बात से सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि जो म्यूचुअल फंड की जो बाजार है वो रिस्क ही रिस्क है उसमें या नहीं है? तो आपको ये बताना है इसमें हाँ रिस्क है, ये बात सही है, इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका रिपीट होने का, वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है। शेयर बाजार में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख शब्दों की व्याख्या दीजिए, जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार मतलब प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये सारी चीजें। ये निवेशक को सूचित निर्णय लेने में कैसे मदद करते हैं, आपको ये भी बताना है। ठीक है, सेंसेक्स, निफ्टी, तो ये तो आप कह सकते हैं कि इंडेक्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी मार्केट आ जाती है, सेकेंडरी मार्केट आ जाती है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो आंसर है उसमें बतानी होंगी। ये वाला क्वेश्चन आपका एक बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वित्तीय नियोजन के महत्व और प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए, मतलब कि हाईलाइट द इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग प्लानिंग के हाईलाइट क्या है और उसके इंपॉर्टेंस क्या, आपको ये होगा। देखिए इंपॉर्टेंस तो मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट ये है, पॉइंट ये है कि आप लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं। आपके पास फंड होता है ताकि आपके पास अगर कोई पैसों से रिलेटेड इमरजेंसी आ जाए तो आपने पहले से ही तैयारी कर रखी होती है उस प्रकार की इमरजेंसी के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है। उसके बाद आप लोग अपना पैसा सही प्रकार से खर्च कर सकते हैं, कितना पैसा कहाँ खर्च करना है ये डिसाइड कर सकते हैं, और अपनी सेविंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप बता सकते हैं। अगला आ जाता है आपका क्वेश्चन क्वेश्चन कि हेजिंग से आप क्या समझ, से आप क्या अभिप्राय है? उदाहरण की सहायता से हेजिंग की रणनीति की व्याख्या की थी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय हेजिंग, एक्सप्लेन स्ट्रेटेजी विद एग्जांपल। ठीक है, तो आपको ये बताना है, हेजिंग इज अ टेक्निकल आस्क वंस बट वेरी लाइकली टू रिटर्न। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हमने थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। इनके अगर आपको आंसर भी चाहिए तो आप क्वेश्चन मतलब कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि सर आंसर प्रोवाइड करिए, हम लोग इनके आंसर भी आपको जल्दी लाकर दिखाएंगे। अगला देखते हैं जो डीमेटेरियलाइजेशन जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीमेटेरियलाइजेशन। डीमेटेरियलाइजेशन शब्द से आप क्या समझते हैं? डीमेट खाते में शेयर को रखने और उनका व्यापार करने की प्रक्रिया को कैसे आसान बनाया है। ठीक है, डीमेट अकाउंट ने क्या करा, शेयर को रखने और उसका जो व्यापार है उसको करने की जो प्रोसेस है उसको किस प्रकार से इजी कर दिया लोगों के लिए, आपको ये बताना है। एक डीमेट अकाउंट खुलता है, आपको पता होगा जैसे ग्रो, जोधा या फिर एंजल वन हो गए, ये लोग आपका डीमेट अकाउंट खोल देते हैं और उस डीमेट अकाउंट के थ्रू आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉक्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। डीमेट इज अ प्रैक्टिकल एंड कॉमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में के शेयरों पर दीर्घकालिक और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ से कर व्यवहार पर विस्तार से बताइए। अब देखिए, इलेबोरेट ऑन टैक्स ट्रीटमेंट ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर इन इंडिया। आप भारत में रहते हैं, आपने शेयर खरीद रखे हैं। ठीक है, अगर आपने अपने शेयर के ऊपर लॉन्ग टर्म में जो प्रॉफिट बनाया, ठीक है, या फिर शॉर्ट टर्म में जो प्रॉफिट बनाया, उसके ऊपर आप टैक्स किस प्रकार से देंगे, वो सारी चीज आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम क्या है बैंकिंग प्रणाली में। बैंकिंग प्रणाली के लिए ईसीएस के आप जो लाभ है वो आपको यहाँ पे बताने। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम
बैंकिंग प्रणाली के लिए ईसीएस के लाभ क्या है ये भी आपको बताना है, और ये सिस्टम क्या होता है ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है, ठीक है, रिपीटेड में है ये क्वेश्चन आपका, ऊपर भी ये आया है आपका, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के साथ ये क्वेश्चन आया है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम भी उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो रिपीट हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना शिकायत के आधार और प्रक्रिया के ऊपर आपको बात करनी है। आरबीआई बैंकिंग ओबुसमान स्कीम 1995, इसमें क्या बात करनी है आपको, ग्राउंड्स एंड प्रोसीजर ऑफ फाइल कंप्लेन, जब भी आप कोई कंप्लेन को फाइल करते हैं, ठीक है, तो उसके आधार पर जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो सारी चीज आपको यहाँ पे बतानी है। अगला आपका क्वेश्चन जो रिपीट हो चुका है वो है शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही जो बार पूछे गए हैं तो उनको देख लेते हैं कि टॉपिक आपके रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, बार 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 न्यू न्यू टॉपिक, जैसे कि ईसीएस, एनएससी, ठीक है, नेशनल जो एनएससी ये, ठीक है, फिर आपका बुल और बेयर मार्केट हो जाता है, फिर कैश क्रेडिट हो जाता है, ये टॉपिक है। उसके बाद अगला टॉपिक मतलब अगले क्वेश्चन में जो टॉपिक आता है वो है एसटीसीजी, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, केवीपी, एफपीओ, ठीक है, ये हो जाता है। फिर आईपीओ, बुल वर्सेस बेयर मार्केट, डीमेट और सिबिल, ये सारी चीजें आ जाती है। ये इनके बारे में आपको क्या लिखना है, इनके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, मतलब कि शॉर्ट नोट का मतलब एक पैराग्राफ आपको बनाना है, उस पैराग्राफ में आपको उस टॉपिक के बारे में, जैसे कि आप सिविल लिखते हैं तो सिविल क्या होता है, सिविल एक स्कोर है, ठीक है, जिसके आधार पर आप लोगों को ये देखा जाता है कि आपका जो फाइनेंशियल हिस्ट्री किस प्रकार की थी, आपने लोन ले रखा है, वो लोन टाइम पे किया या नहीं किया, ठीक है, अगर आप लोन अपना टाइम पे नहीं करते तो आपका सिविल स्कोर जो है वो गिर जाता है, तो ये आप बता सकते हैं, सिविल की पूरी फुल फॉर्म जो होती है वो भी आपको यहाँ पे बतानी पड़ सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, इन क्वेश्चन के बारे में आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट जो होता है वो लिखना होगा। शॉर्ट नोट आप कह सकते हैं कि आपको 6 से 7 या 8 लाइन का एक शॉर्ट नोट आपको लिखना होगा, ठीक है। ये टॉपिक हो जाता है कि मोटर इंश्योरेंस, पेन, फिर केवीपी, और फिर एलटीसीजी, सिविल, एनसीएस, पोर्टल इंश्योरेंस, और फिर डेरिवेटिव्स, ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके कह सकते हैं कि पांचों के पांच जो पेपर हैं उसमें पूछे गए हैं। इसमें आपका जो टॉपिक रिपीट हुआ है, मैं अगर आपको वो बताऊं तो यहाँ पे बुल एंड बेयर मार्केट का टॉपिक जो है वो रिपीट हुआ है, जैसे कि बुल वर्सेस बेयर, ठीक है। फिर आपका ये डीमेट वाला जो है ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सिविल वाला आपका रिपीट हो चुका है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। एनएससी वाला आपका रिपीट हो चुका है, तो इसको भी आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। केवीपी जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें आप जरूर पढ़ के जाइएगा, शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन है, रिपीट हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो कि आप पढ़ सकते हैं, इनके बारे में आप जान के जा सकते हैं, ठीक है। इनसे रिपीटेड क्वेश्चन आ सकता है बट चांसेस कम है, बट आ सकता है, जैसे कि एसआईपी क्या होता है, रिकरिंग इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये सारी चीजें, क्रेडिट स्कोर एंड सिबिल की डिटेल, ठीक है, डेरिवेटिव्स के बारे में इन सिंपल टर्म्स, पेन के बारे में एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन फाइनेंशियल सिस्टम, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये आप पढ़ के जा सकते हैं, यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे आपकी थोड़ी और डिटेल दी गई है, आप देख सकते हैं। इन चीज़ों को अगर आप पढ़कर जाते हैं एग्जाम में तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प रहेगा, ठीक है। आप लोग पहले से ही तैयार रहेंगे इन क्वेश्चन पेपर, मतलब ये जो क्वेश्चन है इनके बेसिस पर आंसर राइटिंग करने के लिए, तो जरूर पढ़ के जाइएगा। और साथ के साथ इनके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आपको लिए लेकर आएंगे, साथ के साथ इनके आंसर जो कि मैंने आपको रिपीटेड क्वेश्चन बताए ये रिपीट हो सकते हैं, इनके आंसर भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है, आप लोग हमारे साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, सॉरी इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के 2 लिंक दिए गए हैं वो भी आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए अपकमिंग वीडियोस के लिए, और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप के बारे में ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप में आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स, कॉलेज के अपडेट्स, क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, स्टूडेंट पोर्टल, नोट्स, और जो भी आपकी पीडीएफ है, मतलब वीडियो नोट्स हैं, वो सारे देखने को मिलते हैं। तो एक ही ऐप में आपके लिए सब कुछ मिलता है, तो जाके जरूर चेक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।